स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे 24 और 25 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सब पे आज चर्चा करेंगे। ये क्लास आपके यूपी पीसीएस, बीपीएससी, हाईकोर्ट, आरओ, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीपी तथा अन्य सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखा जाए आपकी आरओ की जो वैकेंसी है, सचिवालय आरओ की वैकेंसी आरटीआई के माध्यम से पता चल चुका है कि हाँ उसमें सीटें जो है वैकेंट है, यानी कि 2026 में नई आरओ की वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। और ये जुलाई के बाद, ठीक है, जुलाई के बाद कभी भी इसकी वैकेंसी आ सकती है। ठीक, जुलाई के बाद कभी भी वैकेंसी इसकी आ सकती है, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। तो ये सारे एग्जामों को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए एक एक कर महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक पॉइंट है। सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख रहने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज किया गया है, यानी कि सीएम और पीएम दोनों कार्यकाल मिला लिया जाए तो सबसे लंबे समय तक सरकार का प्रमुख रहने पर, ठीक है, यहां पर देखा जाए हेड ऑफ गवर्नमेंट रहने का रिकॉर्ड पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर दर्ज हुआ है। देखते हैं 22 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम और पीएम मिलाकर 8,931 दिन पूरे कर सबसे लंबे समय तक शासनाध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर देखा जाए उन्होंने पवन कुमार चैमलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। जो पवन कुमार चैमलिंग है, इनका रिकॉर्ड जो था ये 8,930 दिन का था और इसको तोड़ दिया है 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, देखा जाए तो मोदी 14 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री भी हैं। बतौर प्रधानमंत्री देखा जाए, बतौर प्रधानमंत्री 4,318 दिन पूरे कर वे इंदिरा गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं ऑलरेडी। हालांकि लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी भी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। जवाहरलाल नेहरू जी की देखा जाए जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके नाम 6,126 दिन का रिकॉर्ड था कि 6,126 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है, लिपुलेख पास से भारत चीन व्यापार पुनः शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो लिपुलेख पास है, इससे भारत और चीन के बीच जो व्यापार था उसको पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है लिपुलेख पास, ये लिपुलेख जो दर्रा है इससे संबंधित सवाल आपकी जो आरओ की परीक्षा हुई थी ना, आरओ का एग्जाम, उससे पूछा गया था। ठीक, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखना है 22 मार्च 2026 को भारत सरकार ने उत्तराखंड के लिपुलेख पास से भारत चीन सीमा व्यापार हेतु दोबारा खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने इस संबंध में एनओसी जारी किया है। यहाँ पर देखा जाए लगभग 6 वर्षों के बाद यह सीमा जो है व्यापार पुनः शुरू होगा और व्यापार जून सितंबर सत्र से संचालित होगा, यानी कि जून से सितंबर तक का जो कार्यकाल है उसमें व्यापार संचालित किया जाएगा। खास बात यह है कि यह मार्ग कोविड-19 और 2020 में जो गलवान संघर्ष हुआ था उसके बाद बंद कर दिया गया था। व्यापार के लिए ट्रेड पास, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, मेडिकल सुविधाएं और ट्रांजिट कैंप विकसित किए जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए ये पहल सीमा व्यापार, कनेक्टिविटी और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, जिस प्रकार से देखा जाए स्थिति परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, अमेरिका में देखा जाए जो अस्थिरता है, खासकर जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी को लेकर अस्थिरता जो है, उस कारण से देखा जाए तो चीन के साथ नजदीकियां भारत की धीरे धीरे बढ़ भी रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। यक्षगान कलाकार सुरु केमेरु के गोविंद भट्ट का निधन हो गया है। यहाँ पर देखा जाए 20 मार्च 2026 को प्रसिद्ध यक्षगान के गायक हैं गोविंद भट्ट, इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म दक्षिण कन्नड़ यानी कर्नाटक के विटला कनीला गांव में हुआ था और 12 वर्ष की उम्र से ही यक्षगान शुरू कर दिया था। चर्चा करें, यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है। अब ये यक्षगान जो है इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, खास बात यह है कि यक्षगान आपके यूपीपीसीएस के द्वारा संचालित जो आरओ की परीक्षा थी उसमें सवाल पूछा गया था डायरेक्टली, यक्षगान का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तराखंड राज्य से यक्षगान का संबंध। ठीक है, ये सवाल पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखा जाए करीब 70 वर्षों से विभिन्न मेला दलों के साथ कार्य किया है और अनेक जो प्रसिद्ध पात्र हैं उनका यहाँ पर मंचन भी किया है। उन्होंने 2008 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार तथा 2016 में देखा जाए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो नाम याद रखिए के गोविंद भट्ट का। चलिए आगे देखते हैं। विश्व गौरैया दिवस, अब ये विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया था, 20 मार्च को मनाया गया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं पॉइंट्स पर। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को देखा जाए वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य गौरैया की घटती संख्या के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। यहाँ पर चर्चा करें 2026 में इसका 17वां आयोजन किया गया, यानी कि 17वीं बार देखा जाए विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 17वां आयोजन था 2026 में। थीम क्या है, क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, ये इसका थीम था, क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड
कम्युनिटीज, ये इसका थीम था। पहली बार देखा जाए कब मनाया गया था, तो 2010 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था विश्व गौरैया दिवस, पहली बार कब, 2010 में। अब आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में एक पॉइंट बताइएगा कि कितने राज्य ऐसे हैं, कौन कौन से राज्य हैं, ठीक, कौन से राज्य हैं जिनकी राज्य पक्षी है गौरैया, ठीक, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है, यहां पर देखा जाए करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, ये इसको देखा जाए बुक है, ये लॉन्च कर दी गई है। नोबेल पुरस्कार के विजेता है कैलाश सत्यार्थी, उनकी नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेशन लॉन्च की गई है। महत्वपूर्ण हो जाता है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार आपकी परीक्षा में 1 से 2 सवाल ऐसे होते हैं जो किताबों से पूछे जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर से संबंधित जो सवाल होता है वो पूछा जाता है। आप पेपर उठा के देखिए, 2020 का उठाइए, ठीक है, PYQ 2021 का उठा के देखिए, 22 का देखिए, 23 का देखिए, 24 का देखिए, 25 का देखिए। जितना पेपर आप उठाकर देखेंगे, हर पेपर में आपको 1 से 2 सवाल ऐसे मिलेंगे जो किताबों से पूछे गए हैं, बुक्स एंड ऑथर से पूछे गए हैं। और खासकर चर्चित किताबें जो होती है, या फिर किसी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा लिखा जाए, किसी नोबेल पुरस्कार विजेता के द्वारा लिखा जाए, या कोई फेमस पर्सनालिटी या फेमस राइटर जो है, जिनको कोई अवार्ड मिला हुआ है, उनसे संबंधित सवाल पूछ लिया जाए। जैसे हार्टलैम के बारे में भी PCS 2025 में पूछ लिया था, ठीक है। तो ऐसे ही किताबों से संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी, 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ में। इसी वजह से इनकी किताब का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, इसको लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और डॉक्टर किरण बेदी उपस्थित रहे। यहाँ पर देखा जाए पुस्तक में कंपेशन, ठीक है, जो करुणा है, करुणा को वैश्विक संकटों जैसे असमानता और संघर्ष से निपटने में प्रभावी माध्यम बताया गया है। याद रखना है यहाँ पर आपको कि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ में प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शिपकिला पास। अब ये शिपकिला पास कहां पर है, ये भी सवाल RO परीक्षा 2000 जो आपकी परीक्षा हुई थी 2025 में, उसमें सवाल पूछा गया था। री एग्जाम जो हुआ था 2023 वाला, उसमें सवाल पूछा गया था। यहाँ पर चर्चा करते हैं। 22 मार्च 2026 को भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर स्थित शिपकिला पास को भारत तिब्बत सीमा व्यापार हेतु दोबारा खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यहाँ पर देखा जाए, ये मार्ग 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था, और अब यहाँ से देखा जाए जून सितंबर सत्र से व्यापार पुनः स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि लिपुलेख पास था, वहां से उसको भी खोल दिया गया है, और शिपकुला पास जो था इसको भी खोल दिया गया है। चलिए देखते हैं, इससे लगभग 6 वर्षों के बाद पारंपरिक सीमा व्यापार पुनः शुरू होगा। इस मार्ग पर अब तक यहाँ पर देखा जाए बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय के जरिए व्यापार होता रहा है। अब तक यहाँ पर देखा जाए जो वस्तु विनिमय का है, यानी कि हम उनके सामान खरीदेंगे, वो बदले में हमारे सामान लेंगे। मतलब सामान जो वस्तु विनिमय है ना, वस्तु विनिमय की, यानी कि हमारा कुछ सामान है, कुछ उनका, एक्सचेंज वाला जो चीजें हैं, यहाँ पर बार्टर सिस्टम अभी तक चलता था, ठीक है। देखा जाए तो ये व्यापार मार्ग ऐतिहासिक रूप से, यहां पर बात करें 1697 की संधि तिब्बत बुशरा राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, AI कौशल विकास अभियान। अब ये जो AI कौशल विकास अभियान है, केंद्र सरकार, गूगल और यूट्यूब की संयुक्त पहल, ठीक, AI कौशल विकास अभियान। चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए 23 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल और यूट्यूब के साथ मिलकर राष्ट्रीय AI स्किल डेवलपमेंट पहल लॉन्च की है। राष्ट्रीय AI स्किल डेवलपमेंट पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो यहाँ पर याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च की गई है। और किसके साथ मिलकर, तो गूगल और यूट्यूब के साथ मिलकर, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए ये पहल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के माध्यम से संचालित होगी, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि ऑरेंज इकोनॉमी, यानी कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था है जो उसको बढ़ावा देना। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है, याद रखिएगा, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, क्रिएटिव इकोनॉमी, उसको बढ़ावा देना, ठीक है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी कि कंटेंट क्रिएशन का जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखा जाए ऑरेंज इकोनॉमी उसी को कहा जाता है। जैसे जो कंटेंट क्रिएशन है ना, कंटेंट क्रिएशन, उसी को ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत रखा जाता है। देखा जाए तो इसके तहत 15,000 युवाओं को निःशुल्क AI प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण 2 चरणों में होगा, फेज 1 मार्च से जून 2026 तक, और फेज 2 जो होगा ये जुलाई से दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए माई वेव्स, यानी कि सिटीजन क्रिएटर प्लेटफॉर्म, और DD फ्री डिश के लिए इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, रेल मंत्रालय के 52 हफ्तों में 52 सुधार, 52 हफ्तों में 52 सुधार। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 52 हफ्तों में 52 सुधार पहल लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा जो रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय के द्वारा ही 52 हफ्तों में 52 सुधार पहल लॉन्च किया गया। और इसके तहत देखा जाए 5 नए रेलवे सुधार यहाँ पर घोषित किए गए हैं। वो 5 नए रेलवे सुधार कौन कौन से हैं, आइए एक एक कर देखते हैं।
24 मार्च 2026 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में 5 नए रेलवे सुधारों की घोषणा की है। ये सुधार 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू होंगे और यात्री सुविधा व लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पर चर्चा करें, पहला सुधार कौन सा है? टिकट कैंसिलेशन व रिफंड के नियम क्या चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए, जो टिकट कैंसिलेशन होता है ना रेलवे के, उनके नियमों को चेंज कर दिया गया है। यदि टिकट 72 घंटे से ज्यादा समय पहले कैंसिल हुआ है तो जो मिनिमम चार्ज है वो लगेगा। यदि ट्रेन जो है डिपार्चर के 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया जाता है तो 25% तक कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। 24 घंटे से कम समय में ट्रेन डिपार्चर के 8 घंटे पहले तक कैंसिल किया जाता है तो टिकट का 50% तक रिफंड किया जाएगा, और 8 घंटे से कम समय के पहले टिकट रद्द किया जाता है तो कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर देखा जाए परिवर्तन हुआ है। दूसरा परिवर्तन क्या किया गया है? ट्रेन बोर्डिंग है, ट्रेन बोर्डिंग के नियम कुछ परिवर्तित किए गए हैं। चर्चा करें तो अब ट्रेन के डिपार्चर के 30 मिनट पहले बोर्डिंग पॉइंट को बदला जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो साल्ट ट्रांसपोर्टेशन है, यानी जो नमक है, नमक की ढुलाई है, उसके बारे में कुछ नियम परिवर्तित किए गए हैं। नमक की बल्क ढुलाई के लिए बेहतर लॉजिस्टिक सुविधा प्रदान की जाएगी। ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या किया गया है कि वाहनों के परिवहन के लिए बेहतर सिस्टम विकसित किया जाएगा जिससे सड़क ट्रैफिक कम होगा। ठीक है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या नियम बदले गए हैं, यहाँ पर देखा जाए क्या सुधार है। रेलवे ट्रैक, पुल, टनल और स्टेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में गुणवत्ता मानकों को बेहतर किया जाएगा। तो ये कुछ परिवर्तन है जो रेलवे मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे हैं, और आपको याद रखना है कि 52 हफ्तों में 52 सुधार, जो 52 हफ्तों में 52 सुधार है, ये किस मंत्रालय की पहल है, ये आपको जरूर याद रखना है। यही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, 52 हफ्तों में 52 सुधार। चलिए आगे देखते हैं। जसजीत सेंखो बने गूगल डीप माइंड के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, अपॉइंटमेंट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि गूगल डीप माइंड के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर कौन बने हैं, भारतीय मूल के हैं, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम है इनका जसजीत सेंखो। ठीक है, 23 मार्च 2026 को गूगल डीप माइंड ने जसजीत सेंखो को चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर नियुक्त किया है। यहां पर बात याद रखनी है आपको कि वे एआई रिसर्च पॉलिसी और रणनीतिक दिशा पर कार्य करेंगे। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जसजीत 1999 से 2005 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और 2005 से 2020 तक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने 2023 में देखा जाए तो जॉर्ज जेनसन के साथ मिलकर एआई लैब्स की स्थापना की थी। डीप माइंड की स्थापना कब हुई थी? तो डीप माइंड की स्थापना देखा जाए तो 2010 में ब्रिटेन में हुई थी और 2014 में इसको गूगल ने अधिग्रहित कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो रिलीज हुई है, इसके बारे में चर्चा करें तो 24 मार्च को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 जारी हुई, और यहां पर देखा जाए IQ एयर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। जारी करने वाली संस्था कौन सी है, याद रखना है। कभी भी कोई रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हो तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले तो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, रिपोर्ट जारीकर्ता का नाम याद रखना है। दूसरा, भारत का स्थान क्या है, पहले स्थान पर कौन है। टोटल अगर जो सूची में दिया हुआ है कि कितने कंट्रीज उसमें सम्मिलित है तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन खास बातें 3 है। किसके द्वारा जारी किया गया, भारत का स्थान पहले पर कौन है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 6ठा सबसे प्रदूषित देश और पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश रहा, यानी कि पहले स्थान पर कौन है, यहां पर देखा जाए पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है। आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है IQ जो ये एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है, एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इससे संबंधित सवाल आपके PYQ में पूछे जा चुके हैं, लगभग 2 से 3 बार आ चुका है ये। ठीक, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। रिपोर्ट इंडेक्स वाला जो सेक्शन है उस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 6वां स्थान है, और पाकिस्तान का देखा जाए पहला स्थान है रिपोर्ट में। सबसे खास बात क्या हो जाती है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें उत्तर प्रदेश का जो लोनी शहर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का लोनी शहर, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। जबकि दिल्ली जो है ये 4थे स्थान पर है। यानी कि आपकी परीक्षा में पूछ सकता है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का लोनी शहर जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं पर दिल्ली का देखा जाए तो 4था स्थान है। ठीक है, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 5 शहर भारत के ही हैं, 5 शहर भारत के हैं। ठीक, अब यहां पर देखा जाए लोनी की जो औसत PM 2.5 स्तर है ये कितना है, 112.5। ठीक है, जो WHO की जो गाइडलाइन है कि कितना रहना चाहिए उससे 22 गुना अधिक है। WHO की गाइडलाइन से 22 गुना अधिक PM 2.5 का स्तर है लोनी में। चलिए
देखते हैं PM 2.5 सूक्ष्म कण होते हैं जो फेफड़ों और रक्त में गहराई तक ले जा सकते हैं, जो मतलब सूक्ष्म कण होते हैं जो फेफड़ों और रक्त में गहराई तक जा सकते हैं। याद रखना है यहाँ पर कि रिपोर्ट में 143 देशों के 9,446 शहरों का डेटा विश्लेषण किया गया था। अब ये 143 देशों में देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है, 6वां, पहले पर कौन है, ठीक है, पाकिस्तान। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान प्रदान किया गया है। यहां पर देखा जाए टाटा समूह के जो अध्यक्ष है नटराजन चंद्रशेखरन, उनको ब्रिटेन सरकार के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, समारोह नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त के निवास पर आयोजित हुआ और यहां पर देखा जाए जो ब्रिटिश उच्चायुक्त थे लिंडी कैमरून, उनके द्वारा भारत यूके संबंधों को महत्वपूर्ण सेतु बताया गया है और लिंडी कैमरून के द्वारा ही देखा जाए तो नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान प्रदान किया गया। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना मधुमिता राउत का निधन हो गया है। ठीक है, मधुमिता राउत का संबंध किससे था, तो ये प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना थी, इनका निधन हो गया। यहाँ पर देखा जाए ओडिसी नृत्यांगना मधुमिता राउत का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 59 वर्ष की थी। यहाँ पर बात करें, वे ओडिसी नृत्य की पितामह मायाधर राउत की पुत्री थी। ठीक है, यहाँ पर बात करें, उन्होंने ओडिसी नृत्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वैश्विक पहचान दिलाई ओडिसी नृत्य को। उन्हें भारत निर्माण अवार्ड 1997 में प्रदान किया गया था। ओडिशा स्टेट घुंघरू सम्मान 2010 में दिया गया और उड़ीसा लिविंग लीजेंड अवार्ड 2011 में प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख अवार्ड हैं जिनको प्रदान किया गया। आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि मधुमिता राउत जो थी, हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका संबंध किससे था, तो ओडिसी जो नृत्य है उससे संबंधित थे। आगे देखते हैं, एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट इंडेक्स के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर देखा जाए भारत में शिशु मृत्यु दर में बड़ी कमी, यूएन की रिपोर्ट है 2025 की। यहाँ पर बात करें, यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर 1990 के 100, यहाँ पर देखा जाए 1990 के 57,000, यानी कि 1000 बच्चों में जो 57 1990 में होता था, वो 2024 में घटकर कितना हो गया है, 17 प्रति 1000 हो गया है। यानी कि 70% की कमी आई है। 1990 की तुलना में 70% की कमी आई है भारत में जो नवजात मृत्यु दर होता है उसमें। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में आया भी हुआ है। ऐसे सवाल आप 2020-21 के पेपर उठाकर देखिए, ये सवाल वहां पर आपको मिल जाएंगे इस प्रकार के। ठीक है, आगे देखते हैं, 5 वर्ष से कम आयु की जो मृत्यु दर है ये 1990 में कितना था, 127 प्रति 1000 था। अब ये घटकर 2024 में कितना हो गया है, 27 प्रति 1000 हो गया है। यानी कि 79% की यहाँ पर भी कमी आई है। यानी कि 5 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं 1990 में देखा जाए तो 1000 में 127 बच्चे ऐसे थे कि 5 साल के पहले ही देहांत हो जाता था, औसत बताया जा रहा है यहाँ पर। और 2024 में जो हमारी व्यवस्था है, मेडिकल सुविधाएं हैं, उन मेडिकल सुविधाओं के कारण ये जो जनसंख्या है इसमें देखा जाए जो मृत्यु दर था उसमें 79% की कमी आई। और हुआ क्या कि प्रति 1000 में 27 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कुपोषण या अन्य बीमारियों के कारण देखा जाए तो 5 वर्ष से कम आयु के पहले ही उनका देहांत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह सुधार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, संस्थागत प्रसव और टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने से संभव हुआ है। यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज है उसमें सुधार किया गया है। संस्थागत प्रसव, जैसे जो पहले क्या होता था कि गांवों में दाई वगैरह होती थी तो वहां पर गांव में प्रसव हो जाता था, उसके बाद में टीकाकरण वगैरह टाइम पर नहीं होता था, उसके कारण से ही देखा जाए जो मृत्यु दर थी वो अधिक थी। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल गई हैं, गांवों में भी सुविधाएं हो गई हैं, संस्थागत प्रसव होता है, साथ साथ में देखा जाए टीकाकरण कवरेज भी होता है, गांव में भी लोग अवेयर है कि बच्चों का टीकाकरण करवाना ही है। तो उन सब के कारण देखा जाए तो मृत्यु दर में कमी आई है। और ये यूएन का रिपोर्ट जरूर याद रखिएगा, मुख्य परीक्षा में कहीं पर आप यहाँ पर देखा जाए मुख्य परीक्षा में पूछता है तो रिपोर्ट को मेंशन करा करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस 2026 ये कब मनाया गया, 24 मार्च को मनाया गया। ये आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड टीबी डे होता है कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। अब यहां पर देखा जाए 2026 का थीम क्या था, यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, ये पिछले देखा जाए 2 सालों से यही थीम है, टीबी डे का थीम जो है वो सेम है, यस वी कैन एंड टीबी।
चलिए बात करते हैं आगे। टीबी एक संक्रामक रोग होता है जो हवा के माध्यम से फैलता है, लेकिन समय पर इलाज से पूरी तरह ठीक हो सकता है। भारत में डॉट्स उपचार और जांच मुफ्त उपलब्ध है। भारत में जो डॉट्स उपचार है व जांच है टीबी का, वो मुफ्त उपलब्ध है तथा निक्षय मित्र योजना के तहत मरीजों का पोषण सहायता भी प्रदान की जाती है। भारत में देखा जाए जो टीबी का इलाज है उसके लिए 3 पॉइंट आपको याद रखना है, जो डॉट्स उपचार है वो, और साथ ही साथ इसका जांच मुफ्त में उपलब्ध है, और एक योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है निक्षय मित्र। ये निक्षय मित्र योजना जो है, इसके तहत जो मरीज होते हैं ना, उनको पोषण सहायता भी सरकार प्रदान करती है, जिससे वो जल्दी जल्दी रिकवर कर सके, ठीक हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अर्थ आवर 2026। अब ये जो अर्थ आवर है ये कब मनाया जाएगा? 28 मार्च को मनाया जाएगा। यहां पर देखते हैं 28 मार्च 2026 को अर्थ आवर रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच मनाया जाएगा। ये पहल जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है उसके द्वारा शुरू किया गया विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण जन आंदोलन है। जो अर्थ आवर डे होता है ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा शुरू किया गया विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण जन आंदोलन है। यहां पर बात करें, इसमें 90+ देशों के लोग 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइट्स बंद कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। इसमें यह केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देता है। और याद रखना है आपको कि 2026 में जो अर्थ आवर है इसके 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2026 में इसके 20 साल पूरे हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आईएनएस नीलगिरी ने काकाडू 2026 नौसैनिक अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए आईएनएस नीलगिरी पार्टिसिपेटेड इन काकाडू 2026 नेवल एक्सरसाइज। बात करते हैं पॉइंट्स पर। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकाडू 2026 में समुद्री चरण में पार्टिसिपेट किया है। यह भागीदारी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में तैनात के तहत किया गया है। याद रखिए यहां पर कि इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न देशों की नौसेनाओं के बीच समन्वय, सहयोग और समुद्री सुरक्षा की समझ को मजबूत करना है। बात करते हैं अपने अंतिम पॉइंट पर। विश्व भालू दिवस 2026 ये कब मनाया गया था? 23 मार्च को मनाया गया था विश्व भालू दिवस। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को वर्ल्ड बियर डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? सभी जो 8 भालू की प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं उनको संरक्षित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे मनाए जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो भालुओं की घटती आवासीय क्षेत्र, हैबिटेट क्षेत्र है तथा उनका जो व्यवहारिक संज्ञानात्मक महत्व है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तथा भालुओं के संरक्षण के लिए, क्योंकि भालुओं की जो जनसंख्या है वो घटती जा रही है धीरे धीरे, तो इनकी जनसंख्या और इनकी जो विश्व भर में पाई जाने वाली 8 प्रमुख प्रजातियां हैं उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 23 मार्च का जो दिन होता है इसको वर्ल्ड बियर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहां पर बात करें, इसमें जो वाइल्ड कॉरिडोर्स है उनको बढ़ावा देकर मानवीय वन्यजीव संघर्ष को कम करने और सह अस्तित्व सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। साथ ही साथ ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये अभियान जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब कुछ सवाल है, उन सवालों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सवाल क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सबसे लंबे समय तक शासनाध्यक्ष रहने के रिकॉर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने केवल प्रधानमंत्री के रूप में यह रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, वे सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक, ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सवाल आपसे एज इट इज आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि आप इसका उत्तर सही से कर पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिपुलेख पास से भारत चीन व्यापार पुनः शुरू करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मार्ग 2020 से पहले कभी बंद नहीं हुआ था। ठीक है, व्यापार पूरे वर्ष संचालित होता है। यह मार्ग कोविड-19 और गलवान संघर्ष के बाद बंद हुआ था। यह केवल सैन्य उपयोग के लिए खोला गया है। ठीक है, अब आपको बताना है यहां पर कि कौन सा कथन सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड स्पैरो डे 2026 के संदर्भ में पहली बार 2005 में इसको मनाया गया था। 2026 में इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य गौरैया की संख्या को बढ़ाना है और 2026 का थीम क्या है? सेव वाइल्ड लाइफ ग्लोबली। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपके सामने पेपर हो तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा नहीं जाता है। कुछ लोग होते हैं स्मार्ट तरीके से वर्क करते हैं, अंडरलाइन करते हुए चलते हैं कि वर्ल्ड स्पैरो डे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अब सही है। अक्सर होता क्या है, जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो वहां पर सही और सही नहीं में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो जब भी आए सही या सही नहीं तो उसको क्या करना है, उसको आपको सर्कल कर लेना है। ठीक है, ताकि हमारे दिमाग में रहेगा कि करना क्या है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश रहा, पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश रहा, नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा, और यहां पर बात करें WHO की PM 2.5 सीमा जो कितनी है यहां पर देखें तो 50। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। AI कौशल विकास अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? या केवल भारत सरकार के लिए शुरू किया गया, इससे 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, यह IICT के माध्यम से संचालित होगा, इसका उद्देश्य केवल IT सेक्टर को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर आपको बताना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, शुरू में आपने क्वेश्चन पे मतलब पॉइंट्स पे ध्यान दिया होगा तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो ये थे हमारे सवाल आज के, और आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस क्लास की PDF PPT इत्यादि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।